मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हास्य सम्राट बाकेलाल के इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है युद्ध के बीच। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। 10,000 डाकुओं की सेना लेकर कालपुरी पर आक्रमण करने वाला यह शैतान था डाकू बीज। चले आओ मेरे नामुराद, नमक हराम, गलीच और हरामखोर साथियों, और पूरे नगर पर कब्जा करके उड़ा दो राजा थरथर कांपू का सिर। डाकू बीज आ गया, भागो भागो। ये पूरे नगर को लूटने के साथ ही राजा का सिर भी काटकर साथ ले जाता है। सैनिकों में हलचल मच गई। भागो, अबे हम बहादुर सैनिक हैं, भागते नहीं भगाते हैं। लेकिन डाकू बीच को कोई ना रोक सका और वो कत्लेआम मचाता हुआ राजा के सामने आ खड़ा हुआ। राजा थरथर कापू, मैं तेरा सिर लेने आया हूं। मुझे चाहिए 11 राजाओं के सिर, फिर मैं अमर हो जाऊंगा। दुष्ट शैतान, हम तेरा सिर काट देंगे। ओह, अब सब कहकर तूने मेरी शक्ति को और भी बढ़ा दिया है, क्योंकि गालियां देने से मेरी ताकत बढ़ती है, इसलिए हम एक दूसरे को अपशब्द कहकर पुकारते हैं। मैंने अपने साथियों के नाम भी गालियों पर रखे हैं। देख देख, मेरे तलवार से तू थरथर कांप रहा है। देख, तेरी तलवार भी छूट गई और अब जाएंगे तेरे प्राण भी छूट। बोलो नामुरादी जिंदाबाद, हरामखोरी अमर रहे। चलो सत्यानाशियों, हमारा अगला शिकार है राजा म्याऊ बिल्ला। राजा म्याऊ बिल्ला तो डाकू बीच का नाम सुनते ही भीगी बिल्ली बन गया। अरे महाराज, तो डाकू बीच का नाम सुनते ही गूंगे हो गए। हो नप्पा दिखी हो। महाराज की आवाज वापस लाने का तरीका मुझे आता है। महामंत्री की तरकीब नायाब थी। बचाओ, कृपया घबराएं नहीं महाराज, शेर की खाल में हमारा सैनिक गीदड़ सिंह है। अब इससे पहले कि डाकू बीज अपने 10,000 डाकुओं की सेना के साथ म्याऊगढ़ में आ पहुंचे, हम क्या करें बताता हूं। हमारे पास कुल 2,000 सैनिक हैं और उसके पास 10,000 डाकू। हम उसका सामना नहीं कर सकते। अब तो हमारे मित्र विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह हमारी मदद कर सकते हैं। उन्हें तुरंत संदेश भेजो। जो आज्ञा महाराज। डाकू बीच की चर्चा विशालगढ़ में पहुंची। हमारे मित्र राजा म्याऊ बिल्ला ने हमसे मदद मांगी है, तो मदद हम अवश्य करेंगे। बाकेलाल ही इस समस्या को का कोई हल बता सकता है। इस समस्या का तो मुझे एक ही हल नजर आता है। सेनापति भी हमारी पूरी 10,000 सैनिकों की सेना लेकर म्याऊगढ़ जाए और डाकू बीच का अंत करे। हमारा एक सैनिक एक डाकू भी मारेगा तो इस हिसाब से सारे डाकू मारे जाएंगे, किंतु डाकू भी तो इसी हिसाब से मारेंगे। सेनापति, जैसा बाकेलाल कह रहा है वैसा ही करो। सेनापति को बलि का बकरा बनना ही पड़ा। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सेनापति गया सैनिकों के साथ। भगवान करे सभी डाकू मिलकर सारी सेना को मार डाले, तब राजा अकेला रह जाएगा, जिसका टेटुआ मैं दबा दूंगा, तो मुझे गिरफ्तार करने वाला यहाँ पर एक भी सैनिक नहीं होगा। मगर ये खुशखबरी मिलने में अभी कुछ समय लगेगा। तब तक मैं थोड़ा भ्रमण करके आता हूँ। महाराज, कहीं सेनापति बीच रास्ते से लौट ना आए, इसलिए मैं उसे सीमा से बाहर तक खदेड़ कर आता हूँ। ठीक है बाकेलाल। हो सकता है मुझसे पहले ही राजा को कत्ल करने डाकू बीज अपनी डाकू सेना के साथ यहाँ पहुंच जाए। कहीं वो रास्ता भटक गया तो खामखा ही एक अच्छे काम को पूरा करने में उसे विलंब होगा। मैं वन में स्थान स्थान पर यह संकेत सूचक लगा देता हूँ। अबे ओ बाकेलाल, ये पत्ते पर क्या लिख रहा है? मैं तो सोच रहा था कि पत्ता तूने मेरे लिए तोड़ा है। अब ठीक है,
डाकू बीज आएगा तो उसे विशालगढ़ पहुंचने में जरा भी देर नहीं लगेगी। विशालगढ़ इधर है। किंतु बाकेलाल जब वापस महल में लौटा तो उसे जोरदार झटका लगा। अरे, सेनापति तो लौट भी आया। मुझे लगता है डाकुओं ने हमारी सारी सेना को मार डाला होगा और ये अपनी जान बचाकर भाग आया है। वो मारा पापड़ वाले को। किंतु बात कुछ और ही थी। आओ बाके, सेनापति ने तो कमाल ही कर दिया। ये डाकू बीज और उसकी 10,000 डाकू सेना को मारकर विजय होकर लौटा है। महारानी सेनापति को तिलक लगाकर उसका अभिनंदन कर रही है। क्या? क्यों बाकेलाल, इस बात पर विश्वास नहीं हुआ ना? मगर ये सच है। मैं जैसे ही म्याऊगढ़ पहुंचा, दूसरी ओर से डाकू बीज अपनी डाकू सेना के साथ चला आ रहा था। उसे देखते ही मेरा खून खौल उठा। मैं डर से, मेरा मतलब गुस्से से थर-थर कांप उठा। वो दुष्ट डाकू बीज है, वो बचना नहीं चाहिए। म्याऊ बिल्ला का सिर 10वां सिर है। मेरी सेना और उसकी डाकू सेना आमने सामने आ गई और हमारे बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। डाकू बीज, तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। ये सेना तो मैं तेरी डाकू सेना को खत्म करने के लिए साथ लाया हूं। मरने के लिए तैयार हो जा, दुष्ट शैतान, हत्यारे, खूनी, पापी, नीच, निर्लज्ज। तूने मुझे इतने सारे अपशब्द कहकर मेरा काम आसान कर दिया है, क्योंकि अपशब्दों से मुझे शक्ति मिलती है। ये देख, अब मैं अपनी तलवार से तेरी पूरी सेना का सफाया कर दूंगा। अरे बाप रे, इसके घोड़े और इसकी तलवार का कद तो दुगुना बड़ा हो गया है। लेकिन मैं तब भी ना घबराया। मेरी तलवार छोटी थी तो क्या हुआ, हिम्मत तो बड़ी थी और मेरे पास थी दिमाग की शक्ति। मेरे मस्तिष्क में तुरंत ये बात कौंधी। बेटे सेनापति, अगर अपशब्दों से इसे शक्ति मिलती है तो अच्छे शब्दों से इसकी शक्ति घटेगी। कुलटा, कुलक्षणी, कुत्ता, नासपीटे, करम जले। बस फिर क्या था? अच्छे शब्द तो मेरी जुबान पर ही थे। दयावान, पुण्यात्मा, दानी, दानवीर, वीर, परोपकारी, देवता, भगवान, साधु, सत्पुरुष, शीलवान। ये क्या? मेरा कद सामान्य कैसे हो गया? उसका कद तो छोटा हो गया, किंतु उसकी शक्ति घटते ही मेरा उत्साह दुगुना हो गया। प्रेरणा, आनंद, गुण, गुरु, हर्ष, हरोल्लास, सत्य, प्रसन्नता, हंसी, खुशी, भगवान, गुड़, शक्कर, मिठाई, फल, नमस्ते, स्वागत है, श्रीमान पधारिए, खा पी कर लंबी डकार मारिए, आदर, इज्जत, दिव्य। बंद करो अच्छे शब्दों की बौछार। जब डाकू बीज अंगूठे भर का रह गया तो मैंने उसे उठाकर अपनी हथेली पर रखा और एक जोरदार फूंक मारी। नहीं! आ! मेरे जोरदार फूंक से डाकू बीज का सिर एक वृक्ष के कांटों में जा धंसा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। आ! डाकू बीज मारा गया। डाकू बीज के मरते ही सारी डाकू सेना मेरे पांव में पड़कर अपने प्राणों की भीख मांगने लगी। उन्हें एक साधु का साप मिला था और साप के कारण अगर मैं उन्हें माफ न करता तो सारी डाकू सेना स्वयं ही मारी जाती। मैंने उन हत्यारे को माफ नहीं किया, अतः कुछ ही देर में स्वयं ही सारे डाकू भी मारे गए। इस प्रकार मैंने डाकू बीज का अंत किया। मगर चांद कब उगेगा? सेनापति, तुमने एक महान कार्य किया है। हम तुम्हें और पूरी सेना को 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार देने की घोषणा करते हैं। मेरी योजना का सत्यानाश हो गया। महाराज, कम से कम 1 स्वर्ण मुद्रा और बढ़ा दें, क्योंकि 10,000 तो सैनिक ही हैं, मेरे लिए तो बचेगी ही नहीं। राजा विक्रम सिंह द्वारा डाकू बीज के मारे जाने का समाचार प्राप्त होते ही, महाराज, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। ये सब शक्तिशाली पड़ोसी राजा हैं, महाराज, जो हमेशा विशालगढ़ से युद्ध की ताक में रहते हैं। मैं आपके लिए दूध, जलेबी और मिठाई मंगवाता हूं। महाराज, हम एक युद्ध संधि पत्र पर हस्ताक्षर भी करेंगे, ताकि भविष्य में हम कभी युद्ध के पचड़े में ना पड़े।
क्योंकि युद्ध में भले ही कोई भी जीते मगर जीवन तो कईयों को हारने पड़ते हैं। इधर बाकेलाल उन संकेत सूचकों को उखाड़ने पहुंच चुका था। ये तो मैंने डाकोविच के मार्गदर्शन के लिए लगाए थे, अब इनका कोई लाभ नहीं। बाकेलाल खींच उठा। घुर्र, आखिर मेरी कोई योजना सफल क्यों नहीं होती? मोटा कब मरेगा? कब बनूंगा मैं विशालगढ़ का राजा? ओह बाकेलाल, हम तेरे ही बाल हैं, जरा धीरे नोच। तभी अरे ये कौन हंस रहा है? हंसने वाला शीघ्र ही बाकेलाल को दृष्टिगोचर हुआ। बाकेलाल, मैं हूं बाल नोचुआ, मगर तुम मेरे सामने क्यों आ गए? बांकू, मेरे प्यारे बांकू, सब कुछ बताऊंगा, मगर पहले मुझे अपने सिर से 3 बाल तोड़ लेने दो। एक तो 3 बाल? क्यों? आ! 2, तू मेरे बाल क्यों तोड़ रहा है दुष्नाथ? और ये 80-90 पूरे 3। आ! बाकेलाल, तू जिस स्थान पर खड़ा है वहां पर मेरी समाधि है। यहाँ पर जो भी अपने बाल नोचकर मेरी समाधि पर चढ़ाकर मुझे बालांजलि देता है, मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ। किंतु बाकेलाल, तूने मुझे 97 बालों की बालंजी दी। जब मैं प्रसन्न होता हूँ पूरे 100 बालों की बालंजी से, किंतु मैं फिर भी तुझ पर प्रसन्न हो गया और बाकी के 3 बाल मैंने खुद ही आकर नोच लिए। ओह, तो ये बात है। बाकेलाल, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। मैं प्रसन्न होकर तुझे देता हूं ये लीचड़ बीज। लीचड़ बीज? ये मेरे किस काम आएंगे? ये साधारण बीज नहीं है प्यारे बांकलू, ये युद्ध के बीज हैं। अगर इन्हें 2 राजाओं के बीच फेंक दिया जाए तो गाढ़े मित्रों में भी युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध के बीज? हाँ बाकेलाल, एक बीज 2 राजाओं के युद्ध भड़काता है, और ये तो कई सारे हैं। तुम कितने भी राजाओं के बीच युद्ध भड़का सकते हो, किंतु युद्ध उसी राजा के साथ होगा जिसके जमीन पर बीज फेंके जाएंगे। बीज फेंकने से पूर्व अपने बाल जरूर नोचना। तुम किसी और के बाल नोच कर भी फेंक सकते हो। अरे, बाल नोचुआ गायब हो रहा है। वो मारा पापड़ वाले को। सेनापति डाकुओं से तो युद्ध जीत आया, मगर इतने सारे राजाओं से युद्ध कैसे जीतेगा? क्योंकि मैं तो अब इन सारे बीजों का ही प्रयोग विक्रम सिंह के खिलाफ युद्ध भड़काने में करूंगा। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, ये मेरे बाल ना उखाड़ ले। फिर जिस समय बाकेलाल महल वापस पहुंचा, महाराज, मैं आपसे कभी युद्ध नहीं करूंगा। शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ सौगंध भी खाओ राजा बेईमान सिंह। तो मैं अपनी तलवार की कसम खाता हूं। सभी राजा युद्ध संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे। मैं अपनी मां की कसम खाता हूं कि कभी राजा विक्रम सिंह से युद्ध तो दूर, तू मैं भी नहीं करूंगा। महाराज, मुझे आपकी कसम युद्ध नहीं करूंगा। मैं अपने बाप की सौगंध खाता हूं, जिनकी मृत्यु पिछले साल युद्ध में ही हुई थी। मुझे तीसरी कसम, युद्ध नहीं करूंगा। मुझे विद्या की कसम, युद्ध नहीं करूंगा। मैं अपनी सास की कसम खाता हूं, युद्ध नहीं करूंगा। सनम, तेरी कसम, युद्ध नहीं करूंगा। ये हो क्या रहा है? महाराज, कसमें ही खाते रहेंगे तो फिर मैंने जो छोले भटूरे बनाए हैं उन्हें कौन खाएगा? सभी राजा युद्ध संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। खान सामा, तुम छोले भटूरे लगाओ, हम सब वहां पहुंचते हैं। बस बाकेलाल आ जाए। लो, मैं आ गया महाराज, मेरा प्यारा बाकेलाल। वाह, छोले भटूरे स्वादिष्ट हैं। एक भटूरा और देना खानसामा। बाकेलाल, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि सेनापति डाकोविच और उसकी 10,000 डाकुओं की सेना को मारकर लौट आया है। कमाल कर दिया उसने तो। बच्चू, राजा विक्रम सिंह कमाल तो अब बाकी करेगा। खानसामा,
मुझे करारा वाला भटूरा देना। महाराज थोड़ा देर रुकिए, तेल खत्म हो गया है, कर्मचारी लेने गया है। चल बेटा बाकेलाल, निकाल युद्ध के बीच, क्योंकि इससे अधिक सुनहरा मौका तुझे दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ कई राजा पधारे हुए हैं और सबके सब एक से बढ़कर एक शक्तिशाली। अगर सबके सब राजा विक्रम सिंह के शत्रु हो जाएं और युद्ध का ऐलान कर दें तो विक्रम सिंह को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। अब देखूंगा कि ये युद्ध संधि कितने समय तक तो कायम रहती है। अरे बाकी तुम वहां पीछे क्यों खड़े हो? छोले भटूरे क्यों नहीं खा रहे? चांद कब उगेगा? बाकेलाल के युद्धों के बीजों का असर होने लगा था। अरे ये क्या, मेरे छोले में मरी हुई मक्खी निकली है? राजा विक्रम सिंह हमें मक्खी वाले छोले खिला रहे हैं क्या? थू थू। उफ, मेरे छोले में कंकड़ है। भीड़ में छीन झपट कर किसी तरह एक भटूरा हाथ लगा था, उसमें भी कंकड़ निकल आया। कंकड़ और मक्खी वाले छोले, और हमारे लिए तो भटूरे ही नहीं बचे। खानसामा कह रहा है कि आटा खत्म हो गया। राजा विक्रम सिंह, अगर तुम हमें छोले भटूरे ना खिलाते तो हम चुपचाप लौट जाते, किंतु ये अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। राजा विक्रम सिंह, तूने हमारा अपमान किया है और हम इस अपमान का बदला लेंगे। तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। हाँ हाँ युद्ध, हाँ हाँ युद्ध। युद्ध? किंतु हमारे बीच युद्ध संधि हुई है। ये रहा युद्ध संधि पत्र। अरे, संधि पत्र फाड़ दिया? महाराज, अब तो जल्दी से आप भी तलवार मंगा ही ले। पर चांद कब उगेगा? युद्ध की तुरही बज उठी। ये क्या हो रहा है? तुरही बजाकर ही युद्ध का ऐलान किया जाता है और हम भी वही कर रहे हैं। महाराज, ये ले तलवार। नहीं, युद्ध का ये कोई तरीका नहीं होता। आखिर महाराज, पहले तुम में से किसके साथ युद्ध करेंगे? अगर आप सबको युद्ध करना ही है तो फिर एक एक करके रणभूमि में आइए, वहीं हार जीत का फैसला होगा। अगर इन्होंने राजा को यहीं मार दिया तो राजा की पूरी 10,000 विश्वास पात्र सेना जिंदा बच जाएगी। तो फिर ठीक है, हम अपनी अपनी बारी बांट लेते हैं कि पहले युद्ध करने कौन आएगा और फिर कौन। हाँ, ये ठीक रहेगा। इस बार मेरी योजना कामयाब होकर रहेगी। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।